हेलो गाइस, स्वागत है आपका द कम्युनिकेटर्स पे। मैं हूं पुलकित महेश्वरी और आज आप सभी के साथ मैं अपना विप्रो का एलीट नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा था। पहली चीज ये कि विप्रो का एलीट नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम 2021 मैंने क्रॉस किया था और इस वीडियो में मैं वो सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा जिससे कि आप भी ये विप्रो का एलीट नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम क्रॉस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट डिटेल्स, इंटरव्यू डिटेल्स और एलओआई सब कुछ डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज ये कि आप सभी ने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो अगर आपने किसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है एंड देन यू कैन ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस टू अदर्स। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो क्वालिफिकेशंस के लिए आपके पास बीई बीटेक, एमई एमटेक और इंटीग्रेटेड 5 इयर्स डिग्री होनी चाहिए और ये किसी भी ब्रांच से हो सकती है। परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो आपके मिनिमम 6.0 सीजीपीए और 60% होने चाहिए उस डिग्री में। नाउ टॉकिंग अबाउट 10th एंड 12th, तो 10th एंड 12th में भी आपके मिनिमम 60% होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे विप्रो के एलीट नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए। तो विप्रो इस प्रोग्राम के थ्रू जो डेजिग्नेशन प्रोवाइड करती है वो होती है प्रोजेक्ट इंजीनियर और इसका कंपनसेशन होता है 3.5 LPA और इसमें 12 मंथ्स का सर्विस एग्रीमेंट भी होता है और इसमें मैक्सिमम 3 इयर्स का गैप अलाउड है। तो जो स्टूडेंट जिनका 1 से ज्यादा साल का गैप था वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर कंपनीज 2 इयर्स मैक्सिमम रखती हैं। तो दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो यार ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली आप विप्रो के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेज जो कि है ऑनलाइन असेसमेंट। मैंने विप्रो के लिए अप्लाई किया था जनवरी में और मेरा ऑनलाइन असेसमेंट भी जनवरी में हुआ था। ये ऑनलाइन असेसमेंट बेसिकली एक टेस्ट होता है जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। पहला होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकंड होता है रिटन कम्युनिकेशन और थर्ड होता है कोडिंग। तो एप्टीट्यूड जो होता है वो 48 मिनट्स का होता है, रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो 20 मिनट्स का होता है एंड कोडिंग जो होती है वो 60 मिनट्स की होती है। अब स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हुए। तो एप्टीट्यूड में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं LCM HCF, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एकदम बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और जिनका डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। अब नाउ कमिंग टू द सेकंड राउंड विच इज द रिटन कम्युनिकेशन। ये एक ऐसे का राउंड होता है जिसमें आपको कुछ ऐसे लिखने पड़ते हैं जो टॉपिक वो दिए रहते हैं उस पर। थर्ड होता है कोडिंग राउंड। जैसे कि मैंने बताया 60 मिनट्स का होता है, उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं और वो बहुत इजी होते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी कोडिंग की नॉलेज है तो आप आसानी से उसे क्लियर कर देंगे। तो टोटल में ये 128 मिनट्स का टेस्ट होता है और मैं आपको बता दूं ये 128 मिनट्स इनफ होते हैं आपको ये पेपर क्लियर करने के लिए। तो इसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर आपके एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के और कोडिंग के सिर्फ बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो। और मैंने एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, तो आप लोग वो वीडियो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया मैंने जनवरी में इसके लिए अप्लाई किया था और मेरा टेस्ट भी जनवरी में हुआ था, पर इस टेस्ट के रिजल्ट्स थोड़ा सा लेट आए थे, करीब 1-1.25 महीने में। तो अप्रॉक्सीमेटली मार्च के स्टार्टिंग में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। अब मैं बात करना चाहूँगा टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में। तो वहाँ पर एक ही पैनलिस्ट था और मेरा इंटरव्यू करीब 20 मिनट चला था। पहले तो उसने मेरा रिज्यूमे देखा एंड सबसे पहला क्वेश्चन उसका था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ज्यादातर इंटरव्यूज में यही सबसे पहला क्वेश्चन होता है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना क्योंकि ये एक डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा इंटरव्यूअर के ऊपर और आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसने मुझसे थोड़ा सा रेज्यूमे से रिलेटेड चीजें पूछी कि क्या आपने प्रोजेक्ट किया था। फिर उसने थोड़ा सा मुझसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया कि आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया, कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए, आपकी इस प्रोजेक्ट की टीम में कितने मेंबर्स थे और इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस।
प्रोजेक्ट से हटके फिर उसने मुझसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे। टेक्निकल क्वेश्चंस ज्यादा मुश्किल नहीं थे, बेसिकली वो थे ऊप्स के ऊपर और थोड़े से डीबीएमएस के ऊपर। तो ऊप्स के ऊपर उसने बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे कि क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस। सेकेंड वो आया डीबीएमएस के ऊपर, और डीबीएमएस में भी उसने बहुत बेसिक चीजें पूछी, डिफरेंट टाइप ऑफ कीज, नॉर्मलाइजेशन, जॉइन कैसे यूज करते हैं, एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे उसने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछना बंद कर दिए। इसके बाद उसने थोड़ा सा मुझसे रेज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जो कि मैंने मेंशन कर रखा था। उसने पूछा तुमने क्या क्या एक्टिविटीज कर रखी हैं, मैंने वो सारी चीजें डिस्कस करी। लास्ट में इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो मैंने उससे बेसिक क्वेश्चंस पूछे एंड देन मेरा इंटरव्यू वहां पे क्लोज हो गया। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट का जो रिजल्ट था वो 1 महीने में आया था, पर मेरा टेक्निकल इंटरव्यू का रिजल्ट करीब करीब 15 से 20 दिन में आ गया था। तो मार्च के स्टार्टिंग में मैंने टेक्निकल इंटरव्यू दिया और मार्च के लास्ट में मेरा वर्चुअल एचआर इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। जो मेरा एचआर इंटरव्यू था वो भी करीब 20 मिनट चला था। मैं आपको बताऊं, एचआर काफी फ्रेंडली था एंड ही वाज ट्राइंग टू काम मी डाउन। वो एकदम नॉर्मली बात कर रहा था। उसने भी मुझसे पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने फिर से अपने आप को उसको इंट्रोड्यूस किया एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस ऑन माय रिज्यूमे। इंटरव्यूअर ने मुझे टेक्निकल क्वेश्चंस ना पूछ के सारे एक्स्ट्रा करिकुलर के क्वेश्चंस पूछे कि मैंने 4 साल अपनी इंजीनियरिंग में क्या किया, किस किस ग्रुप्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या मेरे अचीवमेंट्स रहे। उसके बाद उसने मुझसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स पूछे। उसने पूछा मुझसे कि तुम्हारी हॉबीज क्या क्या हैं। मैंने उसे अपनी हॉबीज बताई कि आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो उसने मुझसे फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है, तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन सा है, उस टीम का कोच कौन सा है। एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट बेसिक रूल्स ऑफ फुटबॉल कि एक हाफ कितने मिनट का होता है, एक टीम में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं, प्लेइंग 11 में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो मैंने इजीली इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड। मैं समझ गया था कि इंटरव्यू अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। एट लास्ट ही ऑल्सो आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो मैंने उससे बेसिक वही क्वेश्चंस पूछे, कंपनी के बारे में क्या क्या चीजें मुझे नई एक्सप्लोर करने को मिल सकती हैं। उसने उसका बड़े अच्छे से जवाब दिया और यहाँ पे मेरा वर्चुअल एचआर इंटरव्यू भी खत्म हो गया। तो यार, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू दोनों ही बहुत ईजी रहे, तो मैं उन्हें 10 आउट ऑफ 5 ही रेटिंग दूंगा। अब बात करते हैं कि मेरा LOI कब आया। एचआर इंटरव्यू के 15 से 20 दिन बाद मेरा LOI मेरे रजिस्टर्ड मेल पे आ चुका था एंड उसके बाद एक सरप्राइजिंग चीज हुई। करीब 1 मंथ के बाद मुझे टर्बो अपग्रेड का भी ऑफर आया, विच इज फॉर 6.5 LPA। तो यार, मुझे नहीं पता, मैंने अप्लाई नहीं किया था टर्बो के लिए। हो सकता है एप्टीट्यूड रिजल्ट्स और इंटरव्यू के बेसिस पे वो कुछ बच्चों को टर्बो प्रोफाइल के लिए भी अपग्रेड करते हो, पर मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। तो यार, टर्बो प्रोफाइल के लिए भी एक कोडिंग टेस्ट देना था, एडवांस कोडिंग राउंड। वो भी 60 मिनट्स का था और उसमें भी 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। दोनों कोडिंग क्वेश्चंस मॉडरेट थे, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा मुश्किल। अगर आपका कोडिंग पे थोड़ा बहुत भी होल्ड है तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। दे वर टोटली लॉजिक बेस्ड। तो मैंने दोनों कोडिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। अब यार, मैं एक लास्ट में एक टिप देना चाहूंगा आप सभी को। पहले तो यार, टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन को काफी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। ये विप्रो के लिए नहीं, ज्यादातर सारी कंपनीज के लिए आपको हेल्प करेगा। दूसरी चीज, रिज्यूमे में हर चीज सच मेंशन करें। जितना आपको आता है उतना आप इंटरव्यू के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, उतना ये आपका इंटरव्यू पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा। पर अगर आप उसमें कुछ झूठ लिखते हैं और इंटरव्यूअर को पता चल जाता है तो डेफिनेटली आपका रिजेक्शन होना तय है। तो उसमें कुछ झूठ ना लिखिए एंड आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो यार, ये था मेरा विप्रो का एलीट नेशनल टैलेंट हंट का सिलेक्शन का पूरा अपना एक्सपीरियंस। अगर आप में से कोई पिछली बार सिलेक्ट हुआ था तो डेफिनेटली वो हमारे चैनल के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। लास्ट में आपसे मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आपको और कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं और मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एज वी रेगुलरली पोस्ट interview experiences and also give interview preparation strategies. So thank you so much for watching. मैं होप करूंगा कि ये वीडियो आपको हेल्प करे और आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएं। Thank you so much and all the best.